हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th का मराठी सब्जेक्ट और उसका 6th चैप्टर ऑलिम्पिक वर्तुळांच्या गोफ। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑलिम्पिक वर्तुळांच्या गोफ? ओलंपिक गेम्स हम सभी जानते हैं। वर्तुल मीन्स सर्कल्स, गोफ मीन्स कंबाइंड, इंटरलॉक्ड। तो ओलंपिक वर्तुळांच्या गोफ, हम इस पूरे चैप्टर में ओलंपिक गेम्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ओलंपिक गेम का हिस्ट्री कब स्टार्ट हुआ था और कौन से खेल इसमें होते हैं, किस तरह से खेलों की तैयारी की जाती है, पूरे वर्ल्ड में कौन से नेशंस इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसके इम्पोर्टेंस क्या हैं और कुछ बहुत ही प्रेशियस प्लेयर्स इस ओलंपिक गेम्स के, जिन्होंने इन ओलंपिक गेम्स में एक नया कीर्तिमान, दैट इज एक नए रिकॉर्ड्स इस्टेब्लिश किए हैं। तो उन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। शॉर्ट में लिखा है लेखक ने, बाल ज पंडित ने शॉर्ट में, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा है। हर एक बारीकी इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है। इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं प्रोवाइड करूंगी। इस चैप्टर के एंड में आप देख सकते हो, इसी वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स भी इंक्लूडेड है। तो बाल ज पंडित ये जो है, ये लेखक जो है एक्चुअल में खुद एक क्रिकेट कमेंटेटर रह चुके हैं, खुद एक क्रिकेट कमेंटेटर रह चुके हैं। पहिले शतक, ये एक बुक है इन्होंने लिखी है, पहिले शतक, कुमारांचे खेळ, बच्चों के जो खेल होते हैं वो, क्रिकेट मधील नवलकथा और क्रिकेट में की न्यू गेम्स, इसके ऊपर उन्होंने जो बुक्स लिखी है, बहुत फेमस रही है ये बुक्स उनकी। ऑलिम्पिक सामन्यांची सुरुवात का व कशी झाली, हे सामने भरवण्यामागील उद्दिष्टे कोणती, यानी कि ओलंपिक जो गेम्स है, कॉम्पिटिशन्स है, ओलंपिक गेम्स, इनकी शुरुआत कब हुई और क्यों हुई या कैसे शुरू हुई। हे सामने भरवण्यामागील उद्दिष्टे कोणती, ये जो कॉम्पिटिशन्स करने के पीछे क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। ओलंपिक वर्तुळांचा अर्थ काय, ये जो सर्कल्स है ओलंपिक के 5 सर्कल्स, इनका मतलब क्या है। या सर्वांचा आढावा मतलब इन्फॉर्मेशन या नॉलेज इस चैप्टर में लेखक ने हमें दिया है। प्रस्तुत पाठातून जागतिक ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धाविषयीची माहिती दिली आहे। इस लेसन में हमें वर्ल्ड ओलंपिक स्पोर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। जागतिक मीन्स वर्ल्ड। मनुष्यांच्या सर्वांगीण व्यक्तिमत्व विकासात क्रीडेचे महत्व अनन्यसाधारण आहे। इसका मतलब है कि इंसान के जो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो हम करते हैं या मानते हैं, उसमें स्पोर्ट्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टंट प्लेस है या इम्पॉर्टंट रोल है प्ले करने के लिए। सर्व स्तरांवर खेळले जाणारे क्रीडा सामने हे जगभरातील क्रीडा प्रेमींचे लक्ष वेधून घेणारे ठरतात। सर्व स्तरां पर यानी हर लेवल पे ये जो गेम्स खेले जाते हैं स्पोर्ट्स में, ये पूरे वर्ल्ड के जो स्पोर्ट्स लवर्स हैं उनका ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये ओलंपिक गेम्स एक ऐसे गेम्स हैं जो वर्ल्ड के जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं सभी उसकी ओर आकर्षित होते हैं। संपूर्ण जगभरातील क्रीडा सामन्यांत ऑलिम्पिक क्रीडा सामन्यांना एक मानाचे स्थान आहे। दुनिया में बहुत सारे स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स होते हैं, लेकिन उन सभी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स में ओलंपिक कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं उसका एक सेपरेट स्थान है, अपना सेपरेट पोजीशन है, प्लेस है। विजयाचे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून आपल्याला आवडणाऱ्या खेळांवर लक्ष केंद्रित करून त्यात पारंगत होऊन आपल्या देशाला ऑलिम्पिक विजयाची मानकरी होण्यासाठी अधिकाधिक प्रयत्नशील राहूया। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे कहा गया है कि ओलंपिक गेम्स में एक पार्टिसिपेट करना और जीतना बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ऐसे हर इंसान या हर स्पोर्ट्स पर्सन ये चाहेगा कि वो ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करे और जीते और अपनी जीत के साथ अपने देश का नाम रोशन करे और अपने देश को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन दिलाए गेम्स में। ये सभी स्टूडेंट्स, ये जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, सभी का सभी की यही कोशिश रहती है। ये जो आप 5 सर्कल्स देख रहे हो, ये 5 कॉन्टिनेंट्स को सिंबलाइज करते हैं और ये 5 अलग अलग कलर है, 5 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को सिंबलाइज करते हैं और ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऑलिम्पिक गावाकडे आमची मोटार भर धाव वेगाने जात होती। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि ओलंपिक गांव के तरफ, जहाँ पर ओलंपिक गेम्स खेला जाता है, वैसे सिटी के तरफ उनकी जो व्हीकल है वो बहुत ही स्पीड से, भर धाव वेगाने यानी बहुत ही स्पीड से जा रही थी।
गर्दी प्रचंड असली तरी रहदारीला अड़चन मुळीच नव्हती. गर्दी तो बहुत थी वहां पर, क्योंकि ओलंपिक गेम्स 4 साल में एक बार खेले जाते हैं और दुनिया भर के स्पोर्ट्स पर्सन वहां आते हैं, इसलिए गर्दी काफी थी. स्पोर्ट्स पर्सन खेलने तो आते ही हैं, जितने स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं उससे कई ज्यादा तो स्पेक्टेटर्स रहते हैं, ऑडियंस रहती है. तो गर्दी बहुत थी, लेकिन फिर भी ट्रैफिक जैम ऐसा बिल्कुल नहीं था. रास्ते में आने जाने के लिए बिल्कुल तकलीफ नहीं हो रही थी. रहदारीला मीन्स ट्रॅव्हलिंग में अडचण मुळीच नव्हती. येण्या जाण्यासाठी वेगवेगळे रस्ते होते, आने जाने के लिए अलग अलग रस्ते थे. आने का एक रास्ता, जाने का एक रास्ता, ऐसे. खेळांचे मैदान जवळ येऊ लागले और खेल के मैदान जैसे जैसे वो अपने गाड़ी में स्पीड अप करके जा रहे थे विलेज की तरफ, वैसे वैसे खेल के मैदान पास आ रहे थे. तसे आमचे डोळे समोरील क्षितिजाकडे लागले. तो जैसे ही खेल के मैदान पास में आ रहे थे, उनकी जो आईज थी वो सामने की तरफ होराइजन पे टिक गई थी. होराइजन मतलब जहां पर आकाश और धरती हमें मिलते हुए नजर आते हैं. खूपच उंच अशा स्तंभावर एक भला मोठा ध्वज फडफडत असलेला आम्हाला दिसला. और बहुत ही बड़े एक पिलर पे, पोल पे उनको एक ध्वज यानी फ्लैग फडफडता हुआ दिखा, यानी लहराता हुआ दिखा. ओलंपिक सामन्यांचे ते स्वतंत्र निशान होते. और वो फ्लैग किसका था? ओलंपिक गेम्स का. वो एक इंडिपेंडेंट ओलंपिक गेम्स का फ्लैग था. ध्वजावरील पांढऱ्या शुभ्र पार्श्वभूमीवर लाल, पिवळ्या, निळ्या, हिरव्या व काळ्या रंगाची वर्तुळे एकमेकांत गुंफलेली होती. ध्वजावरील यानी कि जो फ्लैग लहरा रहा था उस पोल पे, ऊंचे से पोल पे, उसका बैकग्राउंड जो एकदम व्हाइट था, पांढरा शुभ्र यानी एकदम व्हाइट बैकग्राउंड था. पार्श्वभूमीवर मतलब बैकग्राउंड पे, व्हाइट बैकग्राउंड पे ये जो 5 सर्कल्स है, लाल यानी रेड, पिवळा येलो, निळ्या ब्लू, हिरव्या ग्रीन व काळ्या यानी ब्लैक, ये रंगाची वर्तुळे मीन्स सर्कल्स जो हम यहाँ देख सकते हैं, एकमेकांत गुंफलेली होती यानी एक दूसरे के अंदर से निकली हुई है, यानी इंटरवाइंड. जणू 5 मित्रच हातात हात घालून आपल्या मैत्रीची साक्ष जगाला देत होते. और ऐसा लग रहा था जैसे 5 फ्रेंड्स अपने हाथों में हाथ डालकर वर्ल्ड को अपने फ्रेंडशिप के बारे में बता रहे थे. ही 5 वर्तुळे म्हणजे जगातील 5 खंड. और ये 5 सर्कल्स मतलब वर्ल्ड के 5 कॉन्टिनेंट्स, खंड मतलब कॉन्टिनेंट्स. आणि त्यांची शुभ्र धवल पार्श्वभूमी म्हणजे विशाल अंतराळ. और वो जो उनके बैकग्राउंड में एकदम कंप्लीट व्हाइट बैकग्राउंड है, दैट बैकग्राउंड मीन्स स्पेस. या ध्वजावर ऑलिम्पिकचे ब्रीद वाक्य लिहिले आहे, सिटियस, ऑल्टियस, फार्टियस. इसका मतलब इस ध्वज, इस फ्लैग के ऊपर ये उनका एक जो लाइन होता है, टैग लाइन, वो लिखा हुआ था. और वो टैग लाइन पे क्या लिखा हुआ था? सिटियस, ऑल्टियस, फार्टियस. इनका मतलब क्या है? सिटियस का मतलब है स्पीड, गतिमानता. ऑल्टियस का मतलब है उच्चता, दैट इज हाइट, रीच द मैक्सिमम हाइट. और फार्टियस का मतलब है तेजस्विता, ब्राइट. प्रत्येक खेळाडू जास्तीत जास्त गतिमान होण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. इसका मतलब है कि हर प्लेयर को ज्यादा से ज्यादा स्पीड होना चाहिए. अधिकाधिक ऊंची गाठण्याची शिस्त केली पाहिजे. ऊंचे से ऊंचा जाने का उनका मकसद होना चाहिए. आणि बल संवर्धनासाठी जास्तीत जास्त श्रम केले पाहिजे. बल संवर्धनासाठी तेजस्विता यानी कि जो ब्राइटनेस हम बोलते हैं, ये स्ट्रेंथ को सिंबलाइज करता है. तो फार्टियस मीन्स स्ट्रेंथ. बल संवर्धनासाठी जास्तीत जास्त श्रम केले पाहिजे, मतलब स्ट्रेंथ पाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए. तो क्या है 3 चीज ये? सिटियस मतलब आपका हो गया स्पीड, ऑल्टियस मतलब आपका हो गया हाइट, ऑल्टीट्यूड जिसे हम बोलते हैं हाइट, ऊंची ऊंचाइयों को छुओ, एंड फार्टियस मतलब आपका स्ट्रेंथ. तो आपको और ज्यादा फास्ट बनना है, स्विफ्ट होना है, और ज्यादा ऊंचाई चढ़नी है, और ज्यादा आपको स्ट्रांग बनना है. असा संदेश या ध्वज खेळाडूंना देत असतो. तो ये जो लाइन उस पर लिखी हुई रहती है, ये एक मैसेज है प्लेयर्स के लिए. या ध्वज स्तंभाजवळ एक स्फूर्तिदायक मशाल सतत तेवत असते. और ये जो ध्वज का स्तंभ है, ये जो पिलर है, इस पिलर के बाजू में, जिस पिलर पर ये फ्लैग लहरा रहा है, इस पिलर के बाजू में एक मशाल हमेशा जलती रहती है. तो ये मशाल जो है, ये भी एक सिंबल है ओलंपिक गेम्स के लिए कि मशाल जो है, जलती हुई मशाल हमेशा रहती है 5 दिन तक, जब तक ये गेम पूरे होते नहीं है. ऑलिम्पिक सामने म्हणजे क्रीडापटूसाठी आणि क्रीडा शौकीनांसाठी एक पर्वणीच असते.
अब ये ओलंपिक जो गेम्स है ये स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ही नहीं बल्कि जो स्पोर्ट्स के शौकीन है, स्पोर्ट्स देखने के जो शौकीन है, उनके लिए भी एक ये मानो सेलिब्रेशन का रूप हो गया है। पर्वणीज, पर्व मतलब कोई फेस्टिवल, और पर्वणीज मतलब फेस्टिवल को जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो। तो ओलंपिक गेम्स मीन्स व्हाट? ओलंपिक गेम्स ये स्पोर्ट्स प्लेयर्स के लिए भी और स्पोर्ट्स स्पेक्टेटर्स के लिए भी, यानी ऑडियन्स के लिए भी ये एक फेस्टिवल के समान है। पृथ्वीच्या पाठीवरील सर्व राष्ट्रांतील सुमारे 5 ते 6 हजार खेळाडू या सामन्यांमध्ये भाग घेतात। तो पृथ्वीच्या पाठीवरील यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी कॉन्टिनेंट्स है, 5 कॉन्टिनेंट्स की हम बात कर रहे हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, वे सभी जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें से करीब करीब 5 से 6 हजार स्पोर्ट्स पर्सन इस कॉम्पिटिशन में भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। स्त्री खेळाडूंची ही संख्या 2000च्या आसपास असते। इसमें से फीमेल कैंडिडेट्स स्पोर्ट्स पर्सन जो है उनकी ही संख्या या उनकी ही काउंटिंग समझ लो 2000 के करीब होती है। प्रेक्षागारात सुमारे 70 ते 80 हजार प्रेक्षक, प्रेक्षागारात मतलब जो ऑडिटोरियम है जहां पर ऑडियंस बैठती है, वहां पर 70 से 80 हजार लोगों के लिए बैठने की सुविधा की गई है। और उसके अलावा कम से कम 25 हजार लोग खड़े होकर ये स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स देख सकते हैं। पोहण्याच्या शर्यतीसाठी 4-5 तलावही बांधलेले असतात। स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स भी है तो उसके लिए स्पेशली 4 से 5 तालाब भी यहाँ पर बनाए गए हैं, पुल्स बनाए गए हैं। खेळांचे विशाल मैदान, त्या भोवतालचे प्रचंड प्रेक्षाघर, रहदारीसाठी मुद्दाम बांधलेल्या अनेक सडका, लोहमार्ग, पुरुष व स्त्री खेळाडू यांच्या निवासासाठी बांधलेल्या असंख्य खोल्या असलेल्या इमारती, वसतिगृहे, प्रेक्षकांच्या श्रम परिहारासाठी सुसज्ज अशी विशाल उपहारगृहे, असे हे एक मोठे गावच असते। तो अब ये जो ओलंपिक विलेज है ये क्या है? एक्चुअली इसका आइडिया अभी यहाँ पे ये दिया गया है कि सबसे पहले तो बड़े बड़े ग्राउंड्स है, यहाँ पे खेळांचे विशाल मैदान, बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, उनके आजू बाजू में पूरे ऑडियंस को बैठने के लिए इतना बड़ा ऑडिटोरियम है। त्या भोवतालचे प्रचंड प्रेक्षाघर जहाँ पर ऑडियंस बैठ सकते हैं। रहदारीसाठी मुद्दाम बांधलेल्या अनेक सड़का मतलब ट्रैवलिंग के लिए, आने जाने के लिए पर्पसली बनाए गए इतने सारे रोड्स, लोहमार्ग यानी रेलवेज, प्रेक्षकांच्या श्रम परिहारासाठी, प्रेक्षक मतलब ऑडियंस, उनके रिलैक्सेशन के लिए, श्रम परिहारासाठी मीन्स उनके रिलैक्सेशन के लिए सुसज्ज अशी विशाल उपहारगृहे मतलब कैंटीन्स, होटल्स, कैंटीन्स ये सब होते हैं। और सुसज्ज यानी सभी फैसिलिटीज से युक्त असे हे एक मोठे गावच असते। और ये ऐसे इतना एक बड़ा गांव होता है। एक गांव में हर चीज फैसिलिटी आपको मिलती है, रहने के लिए, सोने के लिए, खाने पीने के लिए, एवरीथिंग वो सब यहाँ पर है। यहाँ पे वसति गृह भी है, वसति गृह यानी कि इनहैबिटेंट्स भी यहाँ पे रहते हैं, लोग रहते हैं। और याला ऑलिम्पिक विलेज असे म्हणतात, इसी जगह को ऑलिम्पिक विलेज कहा जाता है। ऑलिम्पिक विलेज वसवण्याची कल्पना इस 1956 मध्ये मेलबर्न येथे मांडण्यात आली। तो ये ओलंपिक विलेज बनाने का जो विचार था ये सबसे पहले 1956 में मेलबर्न में रखी गई थी। ओलंपिक विलेज तिथलेच, क्योंकि सबसे पहला ओलंपिक विलेज वहीं का था, मेलबर्न का ही था। ओलंपिक सामने दर 4 वर्षांनी होतात, यानी कि ओलंपिक कॉम्पिटिशन्स जो गेम्स होते हैं हर 4 साल में होते हैं। हे सामने 5 दिवस चालतात, ये 5 दिन तक चलते हैं। ईस पूर्व 776 मध्ये हे सामने झाल्याची पहिली नोंद ग्रीस देशाच्या इतिहासात सापडते, यानी कि 776 बीसी में सबसे पहला रिकॉर्ड पाया गया है। ग्रीस कंट्री में इस तरह का कंपटीशन देखा गया था, रिकॉर्ड है इनके नाम पर। त्यावेळी स्पर्धेत यशस्वी होणाऱ्या खेळाडूंच्या ऑलिव्ह वृक्षांच्या फांदीची माळ घालून गौरव करण्यात येत असे। उस वक्त जो भी ओलंपिक गेम्स में जीतते थे उन स्पोर्ट्स पर्सन के गले में ऑलिव जो झाड़ है उनके ब्रांचेस से बनाई हुई माला उनको गले में पहनाई जाती थी और इससे उनका ऑनर किया जाता था, गौरव करण्यात येत असे। ग्रीस देशातील अनेक शहरे परस्परांतील भेदभाव विसरून या यशस्वी स्पर्धकांचे प्रचंड स्वागत करत। और ग्रीस देश जो है उस वक्त का ग्रीस देश आपस में बहुत छोटे छोटे सिटीज, स्टेट्स थे आसपास में, और हमेशा से उनके बीच में कुछ न कुछ लड़ाई चलती रहती थी। लेकिन जब भी ओलंपिक गेम्स की बारी आती थी 4 साल में एक बार, तब सभी जो ग्रीस सिटीज है अपने आपसी भेदभाव भूलकर, दुश्मनी भूलकर इस ओलंपिक गेम्स में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे।
या सामन्यांतील खेळाडूंना राष्ट्रीय सण समारंभाच्या वेळी मानाचे स्थान मिलत असे और इन कॉम्पिटिशन्स में जीतने वाले जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होते थे उनको नेशनल फेस्टिवल्स के दौरान, नेशनल फेस्टिवल्स जैसे अपने कंट्री में हम रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं, वैसे ही राष्ट्रीय सण समारंभ, राष्ट्रीय मतलब नेशनल, सण मतलब फेस्टिवल, और नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेशन के टाइम पे ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन को जो ओलंपिक गेम्स में जीते हुए, उन्हें एक स्पेशल रिस्पेक्ट मिलता था, स्पेशल प्लेस मिलती थी. पुढे ग्रीक सत्तेचा ऱ्हास झाला. ग्रीक सत्ता मतलब ग्रीक रिजाइम का डिस्ट्रक्शन हो गया आणि त्याबरोबर इ.स. पूर्व 394 मध्ये हे सामने बंद झाले. इसीलिए 394 BC में ये कॉम्पिटिशन्स बंद हो गए. मैत्रीचा मंत्र सांगणाऱ्या या ऑलिम्पिक सामन्यांची त्यानंतर इ.स. 1894 साली आधुनिक जगाला आठवण झाली. यानी कि जो 394 BC में ओलंपिक गेम्स ग्रीस के डिस्ट्रक्शन के बाद बंद हो गया था, उसके बाद सीधा ओलंपिक गेम्स की याद आई लोगों को मॉडर्न वर्ल्ड में 1894 AD में. उस साल जो है फ्रांस देश में एक ओलंपिक कांग्रेस जो है भरी थी. ओलंपिक कांग्रेस एक टाइप का स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन ही हुआ था. त्या काँग्रेसला अनेक राष्ट्रांचे प्रतिनिधी हजर होते और उस कांग्रेस में राष्ट्र के अलग अलग राष्ट्र के रिप्रेझेंटेटिव्स, यानी अलग अलग नेशन्स के रिप्रेझेंटेटिव्स वहां पर प्रेझेंट थे. कुबर्टिन नावाच्या फ्रेंच क्रीडा तज्ञाने या काँग्रेसमध्ये ऑलिम्पिक सामन्यांचे पुनरुज्जीवन केले. तो कुबर्टिन नाम के एक फ्रेंच स्पोर्ट्स एक्सपर्ट पर्सन ने वापस से ओलंपिक गेम्स का रिवाइवल किया, यानी उन्होंने वापस से ओलंपिक गेम्स की शुरुआत की. पुनरुज्जीवन यानी रिवाइविंग समथिंग, जो पहले कभी हुआ करता था और किसी वजह से वो नष्ट हो चुका था या बंद हो चुका था, उसे दोबारा से शुरू करना, इसी चीज को हम कहते हैं पुनरुज्जीवन. शरीर संपदा वाढवण्यासाठी, बल संवर्धन करण्यासाठी आणि प्रामुख्याने देशांदेशातील मैत्री वाढवून त्यांच्यात मित्रत्वाची स्पर्धा व्हावी यासाठी प्राचीन ऑलिम्पिक सामन्याप्रमाणेच यापुढे आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा भराव्यात असे ठरले. अभी शरीर संपदा वाढवण्यासाठी यानी कि हेल्दी माइंड बढ़ाने के लिए, हेल्थ बढ़ाने के लिए, बल संवर्धन स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आणि प्रामुख्याने देशादेशातील मैत्री और सबसे मेन तो है फ्रेंडशिप बढ़ाने के लिए ये जो है फ्रेंडली कॉम्पिटिशन्स होना चाहिए. और प्राचीन ओलंपिक जैसे कॉम्पिटिशन्स होते थे ओल्ड ग्रीक सिटीज में, बिल्कुल उसी बेसिस पर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स हो, ऐसा वहां पर डिसाइड किया गया था. 1896 पासून ऑलिम्पिक सामने दर 4 वर्षांनी वेगवेगळ्या देशात भरवले जातात. तो 1896 इस ईयर से, एडी 1896 से ओलंपिक कॉम्पिटिशन्स हर 4 साल में अलग अलग देशों में होते हैं. हर कोई ना कोई देश होस्ट करता है ओलंपिक गेम्स को, और जो भी देश होस्ट करेगा यानी कि अपने देश में जो भी ओलंपिक गेम्स करवाएगा, ओलंपिक गेम्स से रिलेटेड जितना भी खर्चा है उसे खुद ही करना पड़ेगा. त्या निमित्ताने जगात सद्भावना, समता, मैत्री, विश्वबंधुत्व, शिस्त व ऐक्य या भावना वाढीस लागतात. तो और इसी वजह से ये गेम्स के वजह से ये गेम्स हुए तो एक जरिया है, गेम्स तो एक जरिया है. इस जरिए से हम लोगों के बीच में सद्भावना का मतलब है गुडविल, समता मीन्स इक्वालिटी, मैत्री इज फ्रेंडशिप, विश्व बंधुत्व ग्लोबल ब्रदरहुड, शिस्त मीन्स डिसिप्लिन व ऐक्य मीन्स यूनिटी, या भावना वाढीस लागतात. ये जो जितने भी फीलिंग्स हैं ये सब हमारे बीच में बढ़ेगी अगर फ्रेंडली कॉम्पिटिशन्स होंगे तो. या सामन्यात निरनिराळ्या 21 खेळांची तरतूद आहे. इन कॉम्पिटिशन्स जो ओलंपिक गेम्स होते हैं वहां पर करीब 21 गेम्स लिस्ट में है. 21 गेम्स खेले जाते हैं. पुरुषांसाठी व स्त्रियांसाठी वेगवेगळे सामने होतात. मेन एंड वुमेन दोनों के लिए अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं. या सामन्यांच्या व्यवस्थेसाठी एक आंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति नेमलेली आहे. इसका पूरा देखभाल करने के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी बनाई हुई है स्पोर्ट्स के लिए. या स्पर्धात भाग घेणाऱ्या प्रत्येक देशाचे 1 ते 3 प्रतिनिधि या समितीत असतात. और इस ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी नेशंस हैं, हर नेशंस के 2 से 3 रिप्रेजेंटेटिव्स इस कमेटी में होते हैं. जो इंटरनेशनल कमेटी जो इस गेम की देखरेख करती है, उसके अंदर हर कंट्री से 2 या 3 रिप्रेजेंटेटिव्स
होते हैं. या समितीमध्ये खेळांची व्यवस्था त्या त्या खेळांच्या आंतरराष्ट्रीय संघाकडे असते. तो इस समिति में जो खेलों की व्यवस्था करते हैं मतलब देखते हैं कि ये गेम किस तरह से खेला जाएगा, तो वो उस खेल के अंतरराष्ट्रीय संघाकडे असते. मतलब हर गेम का एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. तो जैसे कि इस लिस्ट में 21 गेम्स खेले जाते हैं, तो 21 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग हैं जो हर गेम के बारे में देखेंगे कि ये गेम किस तरीके से खेला जाएगा. ऑलिम्पिक सामन्यांसाठी लागणारा खर्च फारच मोठा असतो. हा सर्व पैसा स्पर्धक देश उभा करतात. जैसे कि अभी मैंने ऊपर बताया था कि ओलंपिक गेम्स के लिए लगने वाला खर्चा जो होस्ट नेशन होता है उसी को कलेक्ट करना पड़ता है, उसी को जमा करना पड़ता है, उसे कोई दूसरा नेशन हेल्प नहीं करता है. क्रीडेच्या क्षेत्रात जातीभेद नाही, धर्मभेद नाही की वर्णभेद नाही. अब क्रीडेच्या क्षेत्रात यानी स्पोर्ट्स फील्ड, स्पोर्ट्स एरेना में किसी तरह का कोई जाति भेद नहीं है. जाति भेद मीन्स कास्टिज्म नहीं है. धर्म भेद मतलब रिलीजियन के ऊपर कोई भेदभाव नहीं होता है, डिफरेंसेस नहीं है. कि वर्ण भेद भी नहीं है, यानी कि कोई गोरा कोई काला, रेसिज्म ये भी नहीं है. येथे सर्वांना समान संधि मिळते. यहाँ पर इस मीटिंग में, इस स्पोर्ट्स मीट में सभी को इक्वल अपॉर्च्युनिटीज, इक्वल चान्स मिलते हैं. अमेरिकेतील जेसी ओवेन्स हा वंशाने आफ्रिकी खिलाडू. अब अमेरिका का ही ले लो, जेसी ओवेन्स, ये मूल रूप से अफ्रीकी स्पोर्ट्स पर्सन है. 1936 मध्ये बर्लिनला झालेल्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत त्याने 4 अजिंक्यपदे मिळवली. यानी 1936 में बर्लिन में जो ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें उन्होंने 4 गोल्ड मेडल्स जीते. इतकेच नव्हे तर त्या 4ही बाबतीत त्याने नवे उच्चांक प्रस्थापित केले. और इतना ही नहीं, 4 मेडल्स तो जीते ही, उसके अलावा इन चारों ही गेम्स में उन्होंने नए रिकॉर्ड्स बनाए, पुराने रिकॉर्ड्स तोड़कर नए रिकॉर्ड्स सेट किए. अमेरिकेच्या यशाचा तो मोठा शिल्पकार ठरला. मतलब अमेरिका के सक्सेस के लिए तो वो एक बहुत ही बड़ा स्कल्पचर बन गया, जैसे स्कल्पचर बन गया, मान लो जैसे उन्होंने शेप दे दिया हो अमेरिका के डेव्हलपमेंट के लिए. अमेरिकेनेच नव्हे तर साऱ्या जगाने या खेळाडूच्या त्या वेळी केवढा गौरव केला. तो सिर्फ अमेरिका ने ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के लोगों ने उस स्पोर्ट्स पर्सन का बहुत ज़्यादा ऑनर किया, रिस्पेक्ट किया, केवढे कौतुक केले, मतलब कितना ज़्यादा उसका प्रेज किया. ओवेन्सच्या वर्ण, त्याचा देश हे सर्व विसरून साऱ्या जगाने त्याची प्रशंसा केली. क्योंकि ओवेन्स, जैसे कि ऊपर यहाँ पे बताया गया है, ये अफ्रीकी खिलाड़ू है, तो ब्लैक है बाय फेस. लेकिन जैसे कि हमने देखा है कि ये ओलंपिक गेम्स में किसी भी तरह का रेसिज्म नहीं है, गोरा काला कुछ नहीं है. फिर भी कई देश ऐसे थे उस वक्त जो गोरे काले का भेद करते थे. तो लेकिन ओवेन्स का जो वर्ण था, जब उसने ओलंपिक गेम्स जीता तो उसके सब कलर को भूल गए लोग, उसके देश को भूल गए. उस वक्त अफ्रीका भी गुलाम देश का ही माना जाता था, तो उसके देश को भी भूल गए, सब भूल गए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस स्पोर्ट्स पर्सन की प्रशंसा करने लग गए. तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है. एमिल झेटोपेक हा झेकोस्लोवाकियाचा खेळाडू. एमिल झेटोपेक ये झेकोस्लोवाकिया का एक स्पोर्ट्स पर्सन है. 1952 साली त्याने हेलसिंकीचे मैदान गाजवले. 1952 में हेलसिंकी में उन्होंने अपना नाम का दबदबा बनाया. तेथे त्याने 5000 मीटर धावणे व मॅरेथॉन या लांब पल्ल्याच्या शर्यतीत नवीन विक्रम केले व नवा इतिहास घडवला. वहां पर एमिल झेटोपेक ने 5000 मीटर का रनिंग रेस जो है और मैराथन, ये दोनों ही लॉन्ग रेस है ना, लांब पल्ल्याच्या शर्यतीत. लांब पल्ल्या मीन्स लॉन्ग रेस. तो इस कंपटीशन में इसने दोनों ही कॉम्पिटिशन्स में, मैराथन और 5000 मीटर्स के रेस में, दोनों ही कॉम्पिटिशन्स में नए कमाल दिखाए, नए हाइट्स, नए हिस्ट्री रचे. जगातील एक मानवी रेल्वे इंजिन अशी झेटोपेकने ख्याती मिळवली. झेटोपेक को एक क्या बोलते हैं, नेम दे दिया गया था, एक मानवी रेलवे इंजन, दैट मीन्स ह्यूमन लोकोमोटिव. जैसे कि मिल्खा सिंह को हम द फ्लाइंग सिख कहते हैं, या फिर शकुंतला देवी को द ह्यूमन कंप्यूटर कहते हैं, वैसे ही झेटोपेक को मानवी रेलवे इंजन, दैट इज ह्यूमन लोकोमोटिव का नाम दे दिया. इतना स्पीड था उनका, इतने स्पीड से वो भागे थे वहाँ पे. यामुळे जगातील सर्व लोकांना झेटोपेक बद्दल तर अभिमान वाटलाच, पण त्याबरोबर झेकोस्लोवाकिया देशाबद्दलही
त्यांच्या मनात आदर निर्माण झाला। उस वक्त ज़ेकोस्लोवाकिया एक बहुत ही छोटा देश माना जाता था। तो जब ज़ेकोस्लोवाकिया के ये ज़ेटोपेक जीते और इनको ह्यूमन लोकोमोटिव का खिताब मिला, तो उसके बाद में उनकी जो इज्जत हुई है पूरे देश में, ज़ेकोस्लोवाकिया को भी लोग इज्जत की नज़रों से देखने लगे। यानी कि स्पोर्ट्स पर्सन का तो रिस्पेक्ट ऑनर होता ही है, साथ ही साथ वो देश जिस किसी देश से होता है उस देश का भी ऑनर होता है। आफ्रिकेतील इथिओपियाच्या एबेब बिकला या खेळाडूने तर अनवाणी पायाने मॅरेथॉन लांब पल्ल्याची शर्यत जिंकली। अब एक और यहाँ पे अचंभीय बात आप देख सकते हो, अफ्रीका की इथियोपियाच्या एबेबे बिकिला। अबेबे बिकिला जो है ये एक स्पोर्ट्स पर्सन है जिसने बिना चप्पल के, नंगे पैर हम बोल सकते हैं, अनवाणी पायाने, त्याने बिना चप्पल जूते के मैराथन लांब पल्ल्याची शर्यत जिंकली। एक मैराथन उन्होंने जीता जो कि लंबी रेस होती है उसे। एवढे मोठे अंतर त्याने 2 तास 15 मिनिटांनी काटले और मैराथन बहुत लंबा होता है, ये इन्होंने 2 घंटे 15 मिनट में कंप्लीट किया। फॅनी बॅकर्स या स्त्री खेळाडूने तर 1948 साली ऑलिम्पिकचे मैदान दणाणून सोडले। अब ये एक स्पोर्ट्स पर्सन है फैनी बेकर्स, ये फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन के नाम हम पढ़ रहे हैं। फैनी बेकर्स, तो ये भी जो स्त्री खिलाड़ू है, इसने तो 1948 में ओलंपिक के मैदान में अपना डंका बजा दिया, एकदम शोर मचा दिया। 100 व 200 मीटरच्या यानी 100 व 200 मीटरच्या शर्यतीत प्रथम क्रमांक मिळवला। 100 और 200 मीटर्स के रेस में फर्स्ट रँक आया। भारताने हॉकीच्या स्पर्धेत अनेक वर्षे अजिंक्यपद टिकवले। इंडिया ने भी हॉकी गेम में कई सालों तक नंबर 1 का ओहदा बनाया। सुप्रसिद्ध भारतीय हॉकी खेळाडू ध्यानचंद यांचे नाव कित्येक वर्षे जगात सर्वांच्या जिभेवर नाचत होते। अब हम सभी जानते हैं सुप्रसिद्ध भारतीय हॉकी प्लेयर ध्यानचंद, इनको तो हम सभी जानते हैं, इनके बारे में हमने सुना भी होगा, लेसन्स भी पढ़ा है हमारे प्रीवियस क्लासेस में। तो ध्यानचंद जो है उनका नाम तो कई सालों तक लोगों के जुबान पर था कि ध्यानचंद के जैसा तो कोई हॉकी नहीं। ऑलिम्पिकच्या मैदानावर खेळाडू खेळत असतात तेव्हा खेळाडूंना पराक्रमाच्या व प्रयत्नवादाचा संदेश देणारा ध्वज डौलाने फडकत असतो। तो जब ओलंपिक के इन मैदानों में जब स्पोर्ट्स पर्सन्स खेलते रहते हैं तब उन स्पोर्ट्स पर्सन को वेलर और इनडोमिटेबल विल का मैसेज देने वाला ध्वज डोलता रहता है, फडफडाता रहता है। त्या ध्वजावरील 5 खंडाची 5 वर्तुळे समतेच्या व विश्वबंधूचा संदेश जगाला देत असतात। और इस फ्लैग के ऊपर जो 5 खंड, 5 जो सर्कल्स है, 5 कॉन्टिनेंट्स के सिंबल्स, 5 सर्कल, ये ग्लोबल ब्रदरहुड का मैसेज देते रहते हैं। तर त्याच्या शेजारीच क्षुद्र विचारांचा अंधकार घालवणारी ज्योत तेवत असते और उसी के बाजू में क्षुद्र विचार यानी कि जो डार्कनेस से भरे हुए थॉट्स है, ऐसे थॉट्स को इनके डार्कनेस को दूर करने के लिए ये मशाल जलती रहती है, तिलमिलाती रहती है। तो इसी के साथ ये लेसन एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाता है। अब हम सीधे चलते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ। तो ये है हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स। ये फर्स्ट है क्वेश्चंस है, पुढील उतारा वाचून दिलेल्या सूचनानुसार कृती करा। यहाँ पे उतारा आप देख सकते हैं, टेक्स्ट बुक ओपन कर सकते हैं। उतारा यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है, ये टेक्स्ट बुक में भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ये पेज नंबर 20 में जो फर्स्ट पेज नंबर 20 का ये मनुष्याच्या सर्वांगीण व्यक्तिमत्व, वहाँ से लेकर ध्वज खिलाड़ूंना देत असतो वहाँ तक। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है ऑलिम्पिकचे ब्रीद वाक्य। ऑलिम्पिकचे ब्रीद वाक्य क्या है, ये हमने ऊपर ही कर लिया था। ओलंपिकचे ब्रीद वाक्य है सिटियस, ऑल्टियस, फार्टियस। और इस वाक्य से हमें क्या संदेश मिलता है, इस वाक्य से हमें संदेश मिलता है प्रत्येक खेळाडूने जास्तीत जास्त गतिमान होण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, अधिकाधिक उंची गाठण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, बल संवर्धनासाठी जास्तीत जास्त श्रम केले पाहिजे। दूसरा है हमारा क्वेश्चन फिल इन द टेबल। ब्रीद वाक्यातील शब्द सिटियस, सिटियस का मतलब है गतिमानता, ऑल्टियस, ऑल्टियस का मतलब है उच्चता, एंड फार्टियस, फार्टियस का मतलब है तेजस्विता। माहिती लिहा। ऑलिम्पिक ध्वजावरील वर्तुळांचे रंग, यानी कि ओलंपिक ध्वज जो है उनके जो सर्कल्स है वर्तुळ, उनके कलर्स क्या है, लाल, पिवळा, नीला, हिरवा आणि काळा।
सेकंड क्वेश्चन, विधाने पूर्ण करा. ऑलिम्पिक ध्वजावरील 5 वर्तुळे म्हणजे जगातील. अब 5 वर्तुळे मतलब यहाँ पे ये कौन से नेशंस हैं? पहला है अफ्रीका, अमेरिका, आशिया दैट मीन्स एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, ये 5वां खंड है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑलिम्पिक ध्वजाचा पांढरा शुभ्र रंग म्हणजे. ये जो व्हाइट कलर है ओलंपिक ध्वज का वो है विशाल अंतराळ. इस यहाँ पर आएगा विशाल अंतराळ. अब ये है हमारा व्याकरण. गाळलेल्या जागी 2 भिन्न शब्द योजून 2 जोड़ शब्द तैयार करा. अब एक में सफिक्स दिया हुआ है, एक में प्रीफिक्स दिया हुआ है यहाँ पे, तो वो हमें वर्ड्स बनाना है. तो पहला है पार्श्वभूमि, दूसरा है भूमि पुत्र लिख सकते हो, गति मान, और ये हो गया मान वंदना. जैसे पांढरा शुभ्र है वैसे ही आत्यंतिक शुभ्र यासारखे पुढील रंगासाठी शब्द लिहा. तो काळा के लिए हम कुड़कुड़ित लिख सकते हैं, काला कुट्ट लिख सकते हैं. लाल को लाल भड़क लिख सकते हैं. पिवळा चमक, पिवळा जर्द लिख सकते हैं. नीला को नीला शार या नीला गर्द लिख सकते हैं. इसके आंसर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे. फर्स्ट का और ये सेकंड का. अब ये एक स्वमत है. दिस इज अ स्वमत. ऑलिम्पिकच्या खेळांच्या तुमच्या मते असलेला फायदा समजावून सांगा. माणसाच्या मनात श्रेष्ठत्वाची भावना असते, त्यामुळे ते सिद्ध करण्यासाठी या ना त्या प्रकारे तो प्रयत्न करतो. पूर्वी होणाऱ्या लढाया, युद्धे हा श्रेष्ठत्व सिद्ध करायचाच एक प्रकार होता. ही बाब कोणतीही वित्त जीवित हानी न होता व्हावी. आपापसात प्रेम वाढावे, जगात शांतता नांदावी यासाठी ऑलिम्पिक सारखे खेळ भरवले जातात. या खेळांमुळे जिंकण्याची इच्छा पूर्ण होते, दुसऱ्यांना हरवण्याचे समाधान मिळते, जगात बंधुभाव निर्माण होण्यास मदत होते. ऑलिम्पिक खेळांचा हा फार मोठा फायदा आहे. अब ये है आकृती पूर्ण करा. ऑलिम्पिक गावाचे ढोबळ स्वरूप, पोहण्याच्या स्पर्धांसाठी 4-5 तलाव, प्रेक्षकांच्या श्रम परिहारासाठी सुसज्ज व विशाल उपहारगृहे. और साथ ही साथ अब अगर हम देखें तो यहाँ पे पहला लिख सकते हो. आप पूरा पैसेज में देखोगे तो पैसेज में आपको मिल जाएगा खेळांचे विशाल मैदान. फिर यहाँ पे आ जाएगा मैदाना भोवतालचे प्रचंड प्रेक्षागर. फिर एक यहाँ पे तीसरे में आप लिख सकते हो रहदारीसाठी बांधलेल्या अनेक सडका लोह मार्ग. और इसके अंदर लिख सकते हो खेळाडूंच्या निवासासाठी बांधलेल्या असंख्य खोल्या असलेल्या इमारती व वसतिगृह. इसके आंसर्स आप यहाँ पे देख सकते हो. मैं भी आपको बता देती हूँ इसके आंसर्स. तो सबसे पहले ऊपरचे खेळांचे विशाल मैदान और मैदाना भोवतालचे प्रचंड प्रेक्षागार, ये तो मैंने आपको बता ही दिए थे. अब ये बड़े वाले जो आंसर्स पार्ट है वो आप यहाँ देख सकते हो. रहदारीसाठी बांधलेल्या अनेक सडका लोहमार्ग, खेळाडूंच्या निवासासाठी बांधलेल्या असंख्य खोल्या असलेल्या इमारती व वसतिगृहे. साथ ही साथ अब जो है योग्य पर्याय निवडून वाक्य पुनः लिहा, यानी कि चूज द करेक्ट आंसर एंड री राइट द सेंटेंस. तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर्स दिए हैं. पहिले ऑलिम्पिक विलेज मेलबर्न येथे वसले. पहिले ऑलिम्पिक सामने इ.स. पूर्व 776 साली झाले. इ.स. पूर्व 394 या वर्षी ऑलिम्पिक सामने बंद पडले. अब वापस से हमारा आ गया है आकृति पूर्ण करा. तो सहभागी खिलाड़ियों संख्या, पुरुष का जो है वो हमारी संख्या यहाँ पे हो गई. आप लिख सकते हो 3 से 4 हजार और स्त्री के लिए आप लिख सकते हो 2000, सुमारे 2000. आकृती पूर्ण करा में प्रेक्षकांची संख्या, आसनांची सोय असलेले ने बैठने कितने बैठ सकते हैं, तो 70,000 से 80,000 के बीच में यहाँ आएगा आंसर. और उभे राहून पाहणारे सुमारे 25,000. सुमारे लिखना ज़रूरी है क्योंकि सुमारे मतलब करीब करीब. तो ये हमारे आंसर्स है, आप देख सकते हो यहाँ पे. क्रीडापट्टू, क्रीडा शौकीन यासारखे क्रीडा या शब्दांपासून बनलेले आणखी 4 शब्द लिहा. तो क्रीडांगण, क्रीडा स्पर्धा, क्रीडा भवन, क्रीडा तज्ञ. अधोरेखित शब्दांच्या जागी विरुद्ध अर्थाचा शब्द योजा आणि अर्थ न बदलता वाक्य पुन्हा लिहा. पुढे ग्राहक सत्तेचा रास झाला, पुढे ग्राहक सत्तेचा उत्कर्ष थांबला. ऑलिम्पिक स्पर्धांचा तुम्हाला जाणवणारा महत्त्वाचा गुण सांगा.
आणि त्यांचे महत्त्व स्पष्ट करा. विराटता हा ऑलिम्पिक स्पर्धांचा महत्त्वाचा गुण आहे असे मला वाटते. पृथ्वीवरील जवळजवळ सर्व देश यात सहभागी होतात. या स्पर्धांचे आयोजनही विराट असते. एक विशाल ऑलिम्पिक गाव वसवले जाते. त्यामध्ये खेळांसाठी विशाल मैदाने, प्रचंड प्रेक्षाघर, खेळाडूंसाठी अनेक खोल्यांच्या इमारती व वसतिगृहे उभारली जातात. त्यांच्या जोडीला सडक, लोहमार्ग, उपहारगृहे बांधली जातात. संपूर्ण जगातून आलेले 5-6 हजार खेळाडू आणि लाखभर प्रेक्षक तेथे जमतात. संपूर्ण जगाचे प्रतिनिधिक रूप तिथे अवतरते. या विराटतेमुळे सर्व मानवजात एक बनते. संपूर्ण जगातील लोकांना एका माळेत गुंफण्याचे कार्य ऑलिम्पिक स्पर्धा करतात. हे ऑलिम्पिक स्पर्धांचे सर्वात मोठे कार्य आहे. कोणते लिहा. आधुनिक ऑलिम्पिकचे सामन्यांचे पुनरुज्जीवन करणारा कुबर्टिन. 1936 सालच्या ऑलिम्पिक्समधील अमेरिकेच्या यशाचा मोठा शिल्पकार ठरला जेसी ओवेन्स. कुठे ते लिहा. 1894 साली ऑलिम्पिक काँग्रेस भरवण्यात आली फ्रान्समध्ये. 1936 साली ऑलिम्पिक स्पर्धा भरलिया बर्लिन में। इसके आंसर्स यहाँ पे है, तो आप देख सकते हो. स्पेलिंग्स देखना चाहो तो देख सकते हो. ये अब सीधा हम चलते हैं नेक्स्ट कृति की तरफ. ऑलिम्पिक सामन्यातून विकसित होणाऱ्या भावना. ऑलिम्पिक सामने से हमारी कौन सी भावना विकसित होती है? तो सद्भावना, शिस्त, समता, मैत्री, ऐक्य, विश्व बंधुत्व, ये सारे के सारे टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएंगे. का ते लिहा मतलब क्यों, ये हमें लिखना है. 1894 सालच्या ऑलिम्पिक काँग्रेसमध्ये प्राचीन ऑलिम्पिक सामन्यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा भराव्यात असे ठरले. तो ये क्यों ऐसे हुआ है, इसका आंसर हम यहाँ पे पढ़ते हैं. शरीर संपदा वाढवण्यासाठी, बल संवर्धन करण्यासाठी आणि विविध देशांतील मैत्री वाढण्यासाठी. तब जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है वो है क्रीडेच्या क्षेत्रात सर्वांना समान संधी मिळते, कारण क्रीडेच्या क्षेत्रात जातीभेद नाही, धर्मभेद नाही की वर्णभेद नाही म्हणून. विधानात्मक वाक्य करा. साऱ्या जगाने या खेळाडूचा केवढा गौरव केला. साऱ्या जगाने या खेळाडूचा खूप गौरव केला. उद्गारवाचक वाक्य करा. ऑलिम्पिक सामन्यांसाठी लागणारा खर्च फारच मोठा असतो. किती मोठा असतो ऑलिम्पिक सामन्यांसाठी लागणारा खर्च? स्वमत. ऑलिम्पिक म्हणजे विश्वबंधुत्व ही संकल्पना स्पष्ट करा. ऑलिम्पिक सामन्यात पृथ्वीवरील बहुसंख्य राष्ट्रांचे खेळाडू सहभागी होतात. ते त्या राष्ट्रांचे प्रतिनिधी असतात. संपूर्ण जगाचे या सामन्यांकडे लक्ष असते. या क्रीडा स्पर्धात आहेत त्यात जातीभेद, धर्मभेद वा वर्णभेद नसतो. सगळेजण समान असतात. अमेरिका हा गौरवर्णीय लोकांचा देश. तरीही जेसी ओवेन्स या आफ्रिकी वंशाच्या खेळाडूचा अमेरिकेने केवढा गौरव केला. त्या खेळाडूचा अमेरिकेला केवढा अभिमान वाटला. या क्रीडा स्पर्धामुळे माणसांतील द्वेष, वैर या भावना नष्ट होतात. माणसे एकमेकांशी प्रेमाने, बंधुभावाने वागतात. म्हणून ऑलिम्पिक्स म्हणजे विश्वबंधुत्व होय. कोणी ते लिहा. मानवी रेल्वे इंजिन अशी ख्याती मिळवली. किसे मिली ती मानवी रेल्वे इंजिन? एमिल झेटोपेक यांनी. अनवाणी पायाने मॅरेथॉन शर्यत जिंकली. किसने जीते थे? अबेबे बिकिला याने. कोणते लिहा. 1948 साली ऑलिम्पिकचे मैदान दणाणून सोडणारी फॅनी बेकर्स. सुप्रसिद्ध भारतीय हॉकी खेळाडू ध्यानचंद. ये आंसर्स ये रहे. आप स्पेलिंग्स देख सकते हैं. आकृति पूर्ण करा. ओलंपिक ध्वजाकडून, तो इसका हम डायरेक्टली आंसर्स की तरफ ही चले जाते हैं. ऑलिम्पिक ध्वजाकडून मिळणारा संदेश पराक्रमाचा, प्रयत्नवादाचा. 5 खंडाच्या वर्तुळाकडून मिळणारा संदेश समतेच्या, विश्वबंधुत्वाचा. अब यहाँ पे जो है झेटोपेक बद्दल या शब्दातील अक्षरांपासून बनलेले 4 अर्थपूर्ण शब्द लिहा. तो इसकी तो मैं नीचे आपके आंसर्स दे देती हूँ झेटोपेक वाले. तो पहले है झेल, टोक,
टोल, कल, ये 4 शब्द हमने बना लिए, अर्थपूर्ण शब्द। और अब ये जो हम करेंगे, दूसरा हमारा वापस से वही एक उतारे में से शब्द ढूंढ के लिखना है। कीर्ति का मतलब है ख्याति, क्रीडांगण मीन्स मैदान, स्पर्धा मीन्स शर्यत, एंड क्रीडापट्टू मीन्स खेळाडू। अब हमारा ये जो थर्ड क्वेश्चन आहे, अधोरेखित शब्दांच्या जागी ती हा शब्द योजून वाक्य पुन्हा लिहा। तीने शर्यतीत प्रथम क्रमांक मिळवला। इस सेंटेंस में हमें तीने की जगह ती लिखकर ये सेंटेंस को चेंज करना है। तो वो कुछ इस तरीके से हो गया है, ती शर्यतीत प्रथम क्रमांक मिळवते। तो चलते हैं, लास्ट हमारा स्वमत है ये। खेळामुळे एकात्मतेचा संदेश देणारा तुमच्या आठवणीतील प्रसंग लिहा। सचिन तेंडुलकर हा माझा अत्यंत लाडका खेळाडू आहे। माझ्या एकट्याचाच नव्हे तर तो सर्वांचाच लाडका खेळाडू आहे। अशा या सचिनने जेव्हा निवृत्ती जाहीर केली तेव्हा ते भाषण ऐकून सगळ्यांचे मन हेलावून गेले। झोपडपट्टीपासून ते महालापर्यंत सर्वजण कानात प्राण आणून त्याचे भाषण ऐकत होते। सर्वजण आपली जातपात, धर्म, भाषा, प्रांत विसरून गेले होते। संपूर्ण भारत स्तब्ध होऊन त्याचे शब्द ऐकत होता। फक्त भारतातीलच नव्हे तर जगातील सर्व क्रीडा रसिकांची तीच अवस्था होती। ही खरी एकात्मता तरी सचिन या अलौकिक खेळाडूमुळे निर्माण झाली होती। इसी के साथ ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स खत्म हुआ है। जल्द ही मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू।